तो आइडिया बेसिकली था कि बहुत सारी हम लोग रोज सुबह आपके सामने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स शेयर करते हैं। दिग्गज ब्रोकरेजेस दुनिया में जानी मानी वो शेयरों पे अपनी जो राय रखती हैं, पर ऑफ लेट आपने भी नोटिस करा होगा कई सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कई सारे स्टॉक्स पे बहुत बटी हुई है। जैसे हाल में वोडाफोन को रिलेटेड आया था, मैंने उसको इस शो में नहीं इंक्लूड करा है, लेकिन एक तरफ ₹2.5, दूसरी तरफ 21-22 रुपए के टारगेट्स, ऐसी बहुत बटे हुए स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई हुई हैं। तो इन्हीं रिपोर्ट्स से समझेंगे क्या कहना चाहती हैं ब्रोकरेजेस, क्यों कोई बुलिश है, कोई क्यों बेयरिश है, और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे दरअसल सही रणनीति उन स्टॉक्स पे क्या है। एक्सपर्ट्स कौन? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। इन दोनों के साथ होनी है आज के शो में चर्चा। आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अच्छा, पहले मैं इन स्टॉक्स पे जाऊं, इन स्टॉक्स पे बुल्स एंड बियर्स की चर्चा करूं। मार्केट्स अपना कम है क्या? क्या गजब ताबड़तोड़ तेजी में भारतीय बाजार आपको नजर आएगा। पिछले एक साल का चार्ट अगर हो सके तो यही मेरे स्क्रीन पे पीछे दिखाइएगा। 30% के रिटर्न्स निफ्टी पे आपको देखने को मिलेंगे, 30% के रिटर्न्स। और इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे शुरुआत हुई, मोमेंटम पकड़ा, दायरे में रहे, फिर ताबड़तोड़ तेजी की अब शुरुआत हो गई। ये बीच का वो फेज था जब आपको याद होगा वो पहले वो इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था, जो ऐसा लगा कुछ फेवरेबल नहीं होगा, पर एवरीथिंग बाजार ने अपनी स्ट्राइड में लिया। उसके बाद वो इवन बजट आया जो कुछ नहीं सुनना चाहता था टैक्सेशन के फ्रंट पे, वो सब अनाउंसमेंट हुए, और अब वो फेड कट और वो सब लेते लबाते आज हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर है। इस बीच हुआ क्या है? एक सरदर्द है, अगर आपने किताबें पढ़ रखी हैं तो वैल्यूएशंस का, और दूसरी तरफ लिक्विडिटी सबको कंफ्यूज करी जा रही है। पहले मैं मार्केट्स पे व्यू ले लेता हूं गौरांग सर और सुदीप सर से। गौरांग सर, यार महंगा तो है, अब उसमें मीन मेघ निकाल लो कि ये वाला नहीं, ये थोड़ा सस्ता है, ये सस्ता तो नहीं है, ये ठीक है, ये महंगा है, पर यह है कि लिक्विडिटी साइडलाइंस पे इतनी बैठी है, बाजार के सारे कैलकुलेशंस हेवायर जा रहे हैं। तो आप लोग इस समय बाजार को लेकर बुलिश हो या बियरिश? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका प्रणाम सभी को, आपको, सुदीप भाई को, सभी दर्शकों को हमारे तरफ से, और शुभ दिन। तो हमारे में प्रबलता भी है, क्षमता भी है, काबिलियत भी है, अनुभव भी है। और जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है नकदी को लेकर के आशीष जी, तो एक चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि पिछले साल से लेकर के जिस प्रकार से आईपीओ की भरमार है, इसके साथ साथ जिस प्रकार से बाजार सब शुरू होता है तो ब्लॉक डील, बल्क डील होती है, और जिस मात्रा में सब्सक्रिप्शन होता है आईपीओ में, और जिस प्रकार से पहले ही मिनट में ब्लॉक डील, बल्क डील का सौदे हो जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि बाजार कितना गहरा है। नकदी को लेकर के कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती है मुझे जिसको लेकर के आपको चिंता करने की। ये नहीं होता तो मुझे चिंता होती, क्योंकि ये सब फिर पैसा आपको सेकेंडरी मार्केट में भागता दिखता और कुछ सालों पहले जैसी परिस्थिति खड़ी हो जाती। तो अगर मैं ऐसे तो आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करता नहीं हूं आशीष जी, लेकिन अगर आप मुझे दिसंबर 2024 का अगर लक्ष्य पूछते हैं कैलेंडर ईयर का, तो 27,000 27,500 के बीच में मुझे दिखता है, बशर्ते कि कोई बड़ा कांड ना हो जाए। बड़ा कांड अब देखते हैं क्या हो सकता है। वो तो खैर बिना पता चले, जो पता ना हो ऐसी कुछ चीज़ हो जाए तो सरप्राइजिंग होगा। वैसे ये बात अलग है कि लिक्विडिटी मतलब नकदी, पैसा बहुत है, साइडलाइंस पे बैठा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स के पास ही कितना पैसा इस समय कैश में है, कुल एयूएम्स का 5% से ज्यादा कहा जा रहा है कैश में बैठा हुआ है। इतना पैसा साइडलाइंस में गिरता है नहीं कि मौके तलाश के फिर बाउंस बैक करा देता है। सुदीप सर, लेकिन ये हो रहा है, लिक्विडिटी है तो सब कुछ ठीक है, गंदगी छुपती चली जाती है। अगर गंदगी है तो आप लोग मार्केट्स पे बुलिश हो क्या? जी देखिए, गौरव जी ने जैसे बताया, सारे पॉजिटिव्स मार्केट में अभी दिख रहे हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। लिक्विडिटी जबरदस्त है, और पिछला करीब 6-8 महीने में एफआईआईज ने ज्यादा निवेश इंडियन मार्केट्स में नहीं किया। डोमेस्टिक इन्फ्लोज जो है वो मार्केट को ऊपर ले गया, पकड़ के रखा। पर अभी ब्याज दरें यूएस में कम हो रहे हैं, रिस्क ऑन मूव वापस आ रहा है, और वैल्यूएशन
ऊपर है, पर थोड़ा बहुत इधर उधर करेक्शन वैल्यूएशन हो रहा है, और एफआईआईज के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। तो हम लोगों को लगता है कि एफआईआईज मार्केट में, इंडियन मार्केट में जरूर आएंगे, और आ भी रहे हैं। ये साफ दिखता है, जब लार्ज कैप के प्राइसेस बढ़ने चालू हो जाते हैं तो ये सीधा समझ में आ जाता है कि एफआईआईज अब निवेश करना चालू कर रहे हैं जोरों से। तो ये स्थिति है। मैं सिर्फ एक चीज में रेड फ्लैग खड़ा करना चाहूंगा, वो है जापानीज इकोनॉमी। और ये जापानीज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रहा है, वहां पे ब्याज दरें कब तक 0.25 रहेगा, अभी तक तो 0.25 मेंटेन किया है उन्होंने, कब ये ब्याज दर बढ़ेगा। और जैसे ही जापानीज ब्याज दरें बढ़ेंगे तो वो कैरी ट्रेड का क्या होगा, कितने कैरी ट्रेड अभी भी है, और उसका रिवर्सल अगर अचानक चालू हो गया तो ये थोड़ा एक छोटा सा इशू है। इसके अलावा अननोन कुछ फैक्टर्स, जैसे गौरव जी कह रहे थे, अगर ऐसा कोई अननोन कुछ आ जाता है वो किसी को मालूम नहीं है, वो तो कोई बता नहीं पाएगा। और ये जापानीज येन कैरी ट्रेड का एक थोड़ा इशू दिमाग में है, जो कि दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को अफेक्ट कर सकता है फॉर सम टाइम। हाँ, ये बात सही है। येन कैरी ट्रेड ग्लोबली सरदर्द है। हमारा स्पेसिफिकली कहा जाता है गणित की येन पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था शायद, लेकिन जब सेंटिमेंट्स बिगड़ेंगे तो हर जगह बिगड़ेंगे। खैर, इस समय लिक्विडिटी प्रबल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा ही बाजार को चलाता है, और पैसा बहुत है भैया। तो अभी कोई सरदर्द नहीं है, पॉजिटिव नजर आते हैं। कुछ निगलिंग वरीज हैं जिस पे अपन नजर रखेंगे, अभी प्रीएम्प्ट करना उसको गलत होगा। अब आइए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे। हीरो मोटोकॉर्प का जरा ग्राफिक जो होंगे लेआउट करे होंगे आपने, वो रखिएगा स्क्रीन पे। टू व्हीलर दिग्गज, एक सेल कॉल आया था कुछ दिन पहले, बियरिश आइडिया यूबीएस का। 6000 का स्टॉक है भाई ये, 3350 के लक्ष्य के साथ। हालांकि जिस दिन यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, अभी एक कुछ दिन ही हुए, तब मुझे याद था, इन्होंने जो मेरे पास पॉइंटर्स आए थे उसमें यूबीएस ने सेल दिया था क्योंकि होंडा बहुत स्टिफ कंपटीशन दे रहा है। होंडा धीरे धीरे करके डिलीवरीज में बढ़ रहा है और शायद FY25 के एंड तक नंबर 1 प्लेयर हो जाएगा। पर ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प अपनी दर से ग्रो भी कर रहा होगा, तो इस तरह का एग्रेसिव डाउनसाइड, ये इंटरेस्टिंग था। बोफा सिक्योरिटीज बुलिश था, 6000 जहां पे आके खड़ा हुआ है, मतलब ये कह रहे हैं बेचे नहीं भाई, अब 6000 पे तो खड़ा ही हुआ है। 6000 के लक्ष्य के साथ थे। वो कह रहे हैं कि स्टॉक वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। एथर और कैप्टिव फाइनेंशियल कंपनी को मैं इंक्लूड कर लूं तो 17 टाइम्स FY26 पे अवेलेबल है। भाई साहब, वैल्यूएशंस चीप है। अच्छा, ये सिर्फ 2 नहीं थी, एक प्लेट फ्लिप करिएगा, मैंने और भी कहा था, ऐसे ही कंफ्यूजिंग है। मॉर्गन स्टैनली भी 4110 के टारगेट्स के साथ अंडरवेट है। गोल्डमैन सैक्स भी सेल कॉल दे रहा है 4150 के साथ। तो एक नहीं, 2-3 ब्रोकरेजेस इस तरह के दबाव की बात कर रही हैं। और बोफा सिक्योरिटीज अकेले नहीं खड़ा हुआ है, उधर जेफरीज की भी 5800 का टारगेट्स हैं, नोमुरा के भी 56 से 5700 के टारगेट्स हैं, सब बाय कॉल्स हैं। ये है डिवीजन सारे दिग्गज ब्रोकरेजेस के बीच हीरो मोटोकॉर्प को लेकर। गौरांग सर, किस करवट बैठेगा ऊंट, जाएं किसकी तरफ? बुलिश रहे, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ग्रोथ अपने पीयर से लैग कर रही है, सच है। ऐसे में करना क्या है स्टॉक पे सर? निश्चिंत होकर के अगर निवेशित है तो निवेशित रहे, अगर निवेश नहीं है तो मौके ढूंढते गिरते हुए बाजार में, या फिर हीरो मोटोकॉर्प में गिरावट आती है तो निवेश करने के लिए। आशीष, मुझे याद है जब ये रिपोर्ट आई थी तब मैं आप ही के हमारी चैनल CNBC आवाज पे था, और आप और अनुज भाई शो की कमान संभाले हुए थे, और मुझे बेहद निर्मल आनंद होता है जब इस प्रकार से की बिकवाली की रिपोर्ट आती है। और मुझे नहीं पता इन्होंने कितना माल बेचा होगा अगर ये रिपोर्ट निकाल रहे थे, खैर वो बात अलग है। 6400 के आसपास के लक्ष्यांक है आशीष, हमारे बुनियादी तर्क के आधार पर, अनुमानित जो आने वाले नतीजे उसके आधार पर। और देखिए, कोई भी आ जाए, प्रतिस्पर्धा ऐसा नहीं है कि अब आ रही है, प्रतिस्पर्धा तो काफी समय से हमारे बाजार, और प्रतिस्पर्धा जब बढ़ती है तो हम और आप जैसे उपभोक्ता है उनको फायदा मिलता है, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, वो भी वाजिब दामों के ऊपर। तो हमें तो लग रहा है कि बहुत बड़ा मौका है, खास करके ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र जो है वो 2 व्हीलर के लिए बहुत बड़ा एक मौका है। तो भाई साहब, किसी भी वजह से अगर ये गिर भी रहा होगा तो बेहतरीन खरीदारी करने के मौके हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे बुलिश रहना एक बेहतर विकल्प होगा, बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। दूसरा, लाइए इस पे जरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, क्या गजब का स्टॉक बना है ये, मदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, चलता ही चले जा रहा है। इस पे भी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स हैं।
ये जो मॉर्गन स्टैनली भाई साहब हैं, ये इक्वल रेट के साथ 8700 का टारगेट दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से 35 से 40% का डाउनसाइड खुलेगा। दूसरी तरफ एचएसबीसी है 14,000, मौजूदा भाव के आसपास थोड़ा सा ऊपर 14,000 के लक्ष्य के साथ एचएसबीसी खड़ा हुआ है। एचएसबीसी का लॉजिक ये है कि डिक्सन सिग्निफिकेंट पोर्शन कैप्चर करेगा आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वैसे सुदीप सर, ये बात सही है कि डिक्सन ने अपने आप को प्रूफ भी करा है, खूब सारे जेवीज, खूब सारे करार, खूब सारे पार्टनरशिप्स, सेल्स लगातार गजब की ट्रेजेक्टरी से बढ़ रही है। मार्जिन्स इंटैक्ट हैं 3-4% के बैंड पे, तो पूरा पर्कुलेट होकर प्रॉफिटेबिलिटी पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर लेते हो आप कि आप 3 साल 5 साल रख लोगे तो अच्छा ही है स्टॉक, पर वैल्यूएशन तो बहुत स्ट्रेच्ड हो चुके हैं आज की डेट में। 1 साल 2 साल लगा लीजिए गणित वैल्यूएशन के लिहाज से। डिक्सन पे करना क्या है सर? लंबी अवधि के लिए आंख बंद करके लेकर बैठ जाऊं, या अभी नहीं समय है, ये गिर सकता है? आप किस तरफ खड़े हो, बुल हो या बियर हो? जी, हम बियर है। अगर बियर और बुल के डिमार्केशन में रहना है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, अपने आप को आप जैसे कह रहे हैं एस्टैब्लिश भी किया है, प्रदर्शन हर तरह से अच्छा है, पर एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे है, वैल्यूएशन। ये आप जितना भी पॉजिटिव इसके बारे में बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ फैक्टर्ड प्लस प्लस प्लस। तो मतलब आप जितना कुछ सोच सकते थे वो भी सोच लिया, और उसके आगे भी अगर कुछ है वो भी फैक्टर इन करके वैल्यूएशन आज आ गया है। तो इतना हाई मल्टीपल पे खरीदारी करने की सलाह हम तो नहीं देंगे। हम यहाँ पे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए, कंपनी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, अगर कुछ ऐसा कोई हादसा कहीं हो और प्राइस में जबरदस्त गिरावट आए तब इसको कंसीडर करें। फंडामेंटली कुछ गलत नहीं है, पर वैल्यूएशन ठीक नहीं है इसका लेने के लिए। भाई साहब, थोड़ा सा इन स्तरों पे अब महंगा तो है, सब अच्छा है, लेकिन अच्छी चीज़ भी अगर महंगी ले ली ना तो इंतज़ार पेनफुल हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने हाल में टाटा टेक्नोलॉजीज़ की लिस्टिंग के बाद रियलाइज़ किया होगा, और शायद अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर चीज़ अच्छी है, पर कहीं ना कहीं भाव पे मुश्किल हो जाता है। तो डिक्सन शायद वहाँ खड़ा हुआ है इस समय। खैर, ये सुदीप सर की राय। लेकर आइए एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिग्गज बैंक। डिवाइडेड है स्ट्रीट, और बढ़िया तरीके से डिवाइडेड है। स्क्रीन पर लेकर आइए एसबीआई के ग्राफिक्स प्लीज। सीएलएसए आउट परफॉर्म का कॉल, 1075 के लक्ष्य, यानी कि मौजूदा भाव से शायद 20% का अपसाइड इनको नजर आता है। वहीं यूबीएस खड़ा हुआ है सेल के साथ 725 के लक्ष्य, मौजूदा भाव के आसपास से थोड़े नीचे की बात कर रहे हैं। सीएलएसए क्या कह रहा है? ये जो बुलिश है सीएलएसए, ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है लोन ग्रोथ 15% के आसपास आएगी। हाँ, इस समय डिपॉजिट ग्रोथ लैग कर रही है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीडियम टर्म में ये 15 से 16% के आरओईज डिलीवर करेगा। दूसरी तरफ यूबीएस कह रहा है भाई साहब डिपॉजिट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, म्यूटेड डिपॉजिट ग्रोथ है सेक्टर में, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है इस कंपनी की, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ी है, FY24 एलिवेटेड था और आगे दिक्कत होगी। लो काउंटर सिक्लिकल बफर्स जो हैं वो करंट प्रॉफिटेबिलिटी से कुशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ चैलेंजेस एनवायरनमेंट में, जिसके चलते यूबीएस कह रहा है कि भाई साहब इसको सेल रेको पे रखा जाए। अच्छा, इस पे जेपी मॉर्गन की भी वैसे ओवरवेट है। ये तो सीएलएसए 1075 है, जेपी मॉर्गन भी 1000 रुपए के आसपास के लक्ष्य के साथ खड़ा हुआ है। तो जो ब्रोकरेजेस बुलिश हैं सब दिखा रहा हूं। मुझे एक ही मिली थी एसबीआई की रिसेंट वाली, तो मैंने एक ही उधर रखी हुई है यूबीएस की। पर गौरांग सर, बहुत चला एसबीआई, बहुत सालों बाद सरकारी बैंक ने इस तरह का मूव दिया। एसबीआई अपन ने बहुत बार चैनल पर डिस्कस भी करा, कमा के दिया है। अब जो 700 सवा 700 रुपए पे खड़ा हुआ है, व्यू क्या बन रहा है? इन्वायरमेंट तो थोड़ा चैलेंजिंग है, लंबी अवधि का नहीं कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो बैंक्स अच्छा करेंगे, डिपॉजिट्स तो आ नहीं रहे, चैलेंजिंग तो हो गया है इनके लिए इन्वायरमेंट। करना क्या है? देखिए, आपकी काबिलियत और आपकी अहमियत तब सामने आती है जब चुनौतियां हो, और उन चुनौतियों को आप पार कर जाए अपनी क्षमता और ताकत के आधार पर। अभी आपने डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे, तो आपने एक वाक्य का और शब्द का प्रयोग किया था, वो है मदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो एसबीआई इज फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग, ये भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी सरकारी दिग्गज बैंक है, निरंतर हमारी खरीदारी की राय रही है, और हमें लग रहा है कि 920 के आसपास के बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक हम लेकर के चल रहे हैं, अनुमानित जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर।
और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा आशीष कि इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जिस प्रकार से ऋण की मांग बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, इसके साथ साथ ग्रॉस नेट एनपी नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आ रही, मार्जिन सुधर रहे हैं। हाँ, एक दिक्कत है कि आप डिपॉजिट मोबिलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं और उसमें जो अंतर है एडवांसेस और डिपॉजिट्स में, उसको आप कैसा मैच करते हैं और कितना मार्जिन आप इंटैक्ट रखते हैं। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आए कि ये एकदम से लुढ़क जाएगा 15, 20, 40%, उसकी संभावना हमें बहुत कम लगी। अरे भाई साहब लीजिए 920, 920 टू बी प्रिसाइज। एसबीआई पे गौरांग सर हैं बुलिश खरीदारी करने का मन। एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो दो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस मुझे डिस्कस करनी है इन दोनों दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ, टाटा मोटर्स और वोल्टास। लेकिन उस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के उस पार। बुल वर्सेस बियर, जी हां, यह है आज का इस बार का वीकेंड स्पेशल। बहुत टसल है भाई। कई लोग बाजार में भी बुल हैं, कई बियरिश हैं, कई कंसर्न्ड है वैल्यूएशंस को लेकर, कईयों को भरोसा है लिक्विडिटी को लेकर। ऐसे ही स्टॉक्स पे हम आप ही नहीं, बड़े दुनिया भर की दिग्गज ब्रोकरेजेस भी उतनी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स लेकर आ रही हैं। तो सोचा था आज उन्हीं रिपोर्ट्स को टटोलें और अपने दिग्गज एक्सपर्ट्स से समझें, सही डायरेक्शन के लिए इनसे गाइडेंस लें, ताकि उस कंफ्यूजन में हम लोग फंसे ना। हमारे साथ गौरांग सर और सुदीप सर दोनों हैं जो मदद करेंगे या कर रहे हैं। अगला स्टॉक है वोल्टास। लाइए भाई जरा डायरेक्टर साहब दूसरी वाली बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स। सुदीप सर ये आपके लिए लेकर आऊंगा। वोल्टास पे एक बुलिश और एक बियरिश रिपोर्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। बियरिश है गोल्डमैन सैक्स 1310 के लक्ष्य। ये वोल्टास मेरे ख्याल से खड़ा हुआ है 1850, 1900 के आसपास। 1310 के लक्ष्य के साथ खड़े हुए हैं ये गोल्डमैन सैक्स। ये कह रहे हैं कि ऑनगोइंग प्राइस कंपटीशन जो है वो दिक्कत की बात है। मार्जिन्स में अब लिमिटेड रूम है कि आगे चलते हुए आपको पॉजिटिवली सरप्राइज कर पाए, इसीलिए हम तो बेचेंगे। उधर खड़े हैं यूबीएस, मौजूदा भाव या मौजूदा भाव से थोड़े ऊपर के शेड पे खड़े हुए हैं, बाय का कॉल है। ये कह रहे हैं ये कंपनी आप नोटिस करिए रूम एसी सेगमेंट में अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर रही है। Q2 को लेकर कुछ कंसर्न्स थे तो मैनेजमेंट कह चुका है कि वो उनके लिए अलग से लीन पीरियड था। इनफैक्ट अब क्योंकि फेस्टिव डिमांड किक इन होएगी तो वोल्टबैक के प्रोडक्ट जो हैं उसको लेकर वो लोग खासतौर पर बड़े ऑप्टिमिस्टिक है। बटे हुए हैं, अब करना क्या है, बढ़िया पेडिग्री की कंपनी, लेकिन रणनीति क्या हो। सुदीप सर, वोल्टास पे आप लोग का कॉल क्या है? इस तरह की डाउनसाइड खुलने का डर या रख सकते हैं पोर्टफोलियो में? आप बुलिश हो क्या? ये हम लोग पॉजिटिव है वोल्टास पे, बुलिश कह सकते हैं इसको। देखिए अनफॉर्चुनेटली वोल्टास पेडिग्री बहुत अच्छा होने के बावजूद निवेशक को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। तरह तरह के रीजन थे और बहुत दिनों से एक 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 एक, एक कंफ्यूज्ड स्टेट में कंपनी था। पर अभी हम लोग मानते हैं कि कंपनी उसके आगे बढ़ रहा है। रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है इनका, और ये बिल्कुल सही है कि फेस्टिव सीजन में जबरदस्त डिमांड की उम्मीद है। Q2 का नतीजा और उसकी बेसिस पे इस कंपनी को जज करना शायद सही नहीं होगा। हम लोग इसमें पॉजिटिव व्यू रखते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में और रूम एसी सेगमेंट में कामकाज को लेके। इसके अलावा इनके जो छोटे छोटे बाकी सेगमेंट्स है जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन इनको देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत कुछ मायने नहीं रखता है शायद ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, पर डेफिनेटली ग्रीन शूट्स वहां पे भी विजिबल है। ये सब नजर में रखते हुए हम लोग पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और निवेशक को सलाह यही दे रहे हैं कि आप इसमें अगर निवेश किया है तो निवेशित रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो भी अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए अपॉर्चुनिटी देख के खरीदारी करने के मौके, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगला आज का लास्ट एक और इंटरेस्टिंग। मैंने ऑटो से शुरुआत करी थी तो ऑटो से ही समाप्त करूंगा। टाटा मोटर्स, लाइए दिखाता हूं आपको किस तरह के समीकरण इसके लिए बैठ रहे हैं। टाटा मोटर्स पे HSBC का होल्ड कॉल है 1100 के लक्ष्य के साथ। अच्छा, ये बेसिकली पोर्शे के वैल्यूएशंस के साथ कंपैरिजंस। ये पोर्शे गौरांग सर अपन कभी बैठे नहीं तो पता नहीं है। पोर्शे बोलूं ना?
पोर्शे होता है वो, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, इट्स पोर्शे। पोर्शे। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स और ब्रांड परसेप्शन को कन्वर्ज होना पड़ेगा ताकि जेएलआर के वैल्यूएशन पोर्शे के साथ कन्वर्ज हो पाए। फाइनेंशियल मैट्रिक्स जेएलआर के इंप्रूव हो रहे हैं, पर इसके रीसेल वैल्यू के ट्रेंड्स अभी भी इंफीरियर हैं वर्सेस पोर्शे। ये हमेशा फिलहाल के तो लगता है पोर्शे के वैल्यूएशन से लैग ही करेगा। फिर भी वो होल्ड के साथ 1100 के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। यूबीएस का जो सेल कॉल आया है, मतलब पोर्शे से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे लेकिन वो बुलिश है स्टॉक पे। यूबीएस सेल कॉल लेकर आया है और ये इंटरेस्टिंग है। 825 के लक्ष्य, ये कह रहे हैं क्वेश्चन जो सबको इन्वेस्टर्स को चिंतित करना चाहिए कि जेएलआर के डिस्काउंट स्पाइक अप हो रहे हैं। वो डिफेंडर, वो रेंज रोवर स्पोर्ट, ये जो ट्रायो था जेएलआर के प्रीमियम मॉडल्स का जिसने अब तक एवरेज सेलिंग प्राइसेस बूस्ट करी थी, अब ये सेलिंग इनकी मॉडरेट हो रही है। इनकी ऑर्डर बुक अब प्री कोविड लेवल्स के नीचे चली गई है। रेंज रोवर के डिस्काउंट्स आगे और बढ़ने का खतरा है और इसीलिए मान रहे हैं कि डाउनसाइड रिस्क है, मार्जिन स्लिपेजेस होंगे जेएलआर में और इवन विद इन इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। तथ्य तो इंटरेस्टिंग है, पर गौरांग सर, ये ठंडा भी पड़ा था, 1000 के ऊपर जाने का एकदम से करेक्ट भी हुआ बीच में। एक दिन तो अभी हाल फिलहाल मुझे याद है वो 5-6% का डीप कट आया था। स्टॉक है कैसा? टाटा मोटर्स में करना क्या है गौरांग सर? यहाँ पर भी बने रहे हैं और मौके ढूंढे। ये रिपोर्ट को लेकर के जो निचले स्तर हम देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मौका है। 1250 के लक्ष्यांक है अनुमानित नतीजों के आधार पर आने वाले समय के। और एक बात है, ये जेएलआर की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो मैंने जो सुना है, पढ़ा है, कितना सत्य असत्य मुझे नहीं पता, लेकिन गुजरात में जो सनान प्लांट है वहां पर अब जो अब तक वो सब टाटा की ब्रांड टाटा की गाड़ियां बन रही थी, जेएलआर की गाड़ियां भी वहां बनेगी, जिससे एक प्राइस एडवांटेज बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट कम होगी। तो और वो मेरे ख्याल से वो जो मार्जिन को लेकर के चिंता है वो एक नेगेट कर देगी। तो लंबी अवधि का है नजरिया, 1250 के अनुमानित लक्ष्य। लीजिए भैया, अच्छी बात ये, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हुए, वो जो ब्रोकरेजेस मैंने दिखाई थी उनके टारगेट्स तो ऑलमोस्ट वहीं स्टॉक खड़े हुए थे। आपने एक्सपर्ट्स ने और दमखम भर दिया उन स्टॉक में, अभी तो और दम है। खैर, मैं रैप अप कर देता हूं। जो 5 स्टॉक्स आज डिस्कशन में आए थे, दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे? तो समझ में आएगा आपको एंड में तस्वीर, कहां पे बुलिश होना है, कहां पे वाकई बेरिश होना है। सुदीप सर, वोल्टास पे 20% की मौजूदा स्तर से तेजी संभव है और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशंस इस समय की कंसर्न है, अवॉइड ही करें, इस पर वो बियरिश है। हमने गौरांग सर से हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई और टाटा मोटर्स की चर्चा करी थी, देश की 3 दिग्गज कंपनीज, तीनों को लेकर गौरांग सर बुलिश साउंड कर रहे हैं। तो लार्जली स्टॉक स्पेसिफिक्स बुलिश हैं, एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशंस के कंसर्न्स हैं। ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए। होपफुली ये शो इंटरेस्टिंग रहा होगा और कुछ की टेक अवेज आपको भी मिले होंगे। गौरांग सर, सुदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डीकोड करने के लिए, फिरंगी जो कंफ्यूज कर रहे थे, आसान पथ पे हमें ले जाने के लिए। और इस नोट पर, इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।